दूसरी सुबह महकमा पुलिस वो सुराग रिसाने के लिए बहुत बड़े दर्द-ए-सर की हामिल थी। उन्हें नोएल डेविड की लाश मिल गई थी। शिकस्ता हाल डेविड की लाश, उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर मनोखाक थी। इब्तिदाई तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक वो मारकुजिदगी का केस था। फिर पोस्टमार्टम से भी उसकी तायद हो गई। किसी बहुत ज्यादा जहरीले सांप ने उसे काटा था। बहरहाल ये मसला पुलिस के लिए मामा बना हुआ था कि वो अचानक गायब क्यों हुआ था और जंगल में क्यों रोपोशी इख्तियार की थी। फिर दो लाशें और मिली। ये नरेश और रोपी मिल के सेक्रेटरी की थी। उनकी वैन एक खड्ड में उल्टी पड़ी पाई गई थी। एक की गर्दन की हड्डी टूट गई थी, दूसरे की रीढ़ की हड्डी। दूसरी इत्तला से कैप्टन फैयाज को सरोकार नहीं था। वो तो नोएल डेविड के सिलसिले में परेशान था, लेकिन उसकी परेशानी ज्यादा देर कायम न रह सकी। उसके मातहतों की टीम जो पलरी नाल के जंगल में छानबीन कर रही थी, बिल आखिर एक छोटा सा सूटकेस भी पाने में कामयाब हो गई। उसमें कुछ कागजात थे, एक शराब की काली बोतल थी और 2-3 रुमाल। उन्हें कागजात में एक नोटबुक भी मिली जिस पर नोएल डेविड का नाम और पता तहरीर था। वो नोटबुक की वर्कगर्दानी करने लगा और फिर एक जगह उसे पूरी तरह मुतवज्जे हो जाना पड़ा। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने न सिर्फ नोएल डेविड के बारे में कुछ जाहिर किया, बल्कि एक हादसे पर भी रोशनी डाली। यह हादसा ऊंची बगलिया वाली पहाड़ी से ताल्लुक रखता था। शायद नोएल ही ने वाहिद मुतकल्लिम में ये कहानी लिखी थी। वो इस खूबसूरत औरत को उस पहाड़ी पर ले गया था, लेकिन वो उस पर तैयार न थी। जो कुछ वो चाहता था जबरदस्ती पर आमादा हुआ तो भाग निकली। इस तरह वो पहाड़ी से नीचे गिरी। उसके बाद नोएल के अपने तासुरात थे। वो खायब था। उसका जमीर मुलामत कर रहा था। वो किसी ऐसी जगह भाग जाना चाहता था जहां उसके अलावा और कोई ना हो। वो अपने ही जैसे किसी दूसरे आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहता था, वगैरह वगैरह। इस तहरीर ने आगे चलकर कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली थी जिसे साफ पता चलता था कि लिखने वाला ज़हनी तौर पर गैर मुतवाजन होता जा रहा है। बहरहाल इस नए इंकशाफ के बाद असर नौ भागदौड़ शुरू हो गई। नोएल डेविड के दफ्तरी कामों के फाइल निकलवाए गए और शाम तक तर्ज तहरीर के माहिरीन ने फैसला कर दिया कि डायरी की तहरीर नोएल डेविड ही के हाथ की थी। फैयाज ने इत्मीनान का सांस लिया। ये दोनों ही केस सुलझ गए थे और वो उनके जिम्नियात के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता था। ऊंची बंगलिया में पाए जाने वाले तार के लच्छे को भी उसने जहन से निकाल फेंका। जहन्नुम में चाय वो बड़बड़ाता हुआ कुर्सी की पुष्ट से टिक गया और जेब में पड़े हुए सिगरेट के पैकेट को टटोलने लगा। दफातन फोन की घंटी बजी और उसने बुरा सा मुंह बनाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? फैयाज, मैं इमरान हूँ। मैंने आवाज पहचान ली थी। फैयाज ने तलक लहजे में कहा और मेज पर रखी हुई घंटी बजाई। फौरन ही अर्दली कमरे में आया। तुमने जोसेफ और सुलेमान को क्यों पकड़ा है? ताकि उनसे तुम्हारा पता मालूम किया जाए। फैयाज ने सामने पड़े हुए पैड पर पेंसिल से जल्दी जल्दी कुछ लिखते हुए कहा। वो नहीं जानते। दूसरी तरफ से आवाज आई, कुछ भी हो। फैयाज ने कागज पैड से अलग करते हुए अर्दली की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अर्दली ने उसे लेकर देखा और तेजी से बाहर चला गया। मैंने सुना है कि तुम अदालत से उनका रिमांड लेने वाले हो। हाँ, दुरुस्त है। बीच बाजार में तुम्हें नंगा कर दूंगा फैयाज, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की। मैं यहाँ से तुम्हारा तबादला करा देने की सलाहियत रखता हूँ। बको मत, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम एक बहुत बड़े मामले में उलझ गए हो। तुम्हें उसकी जवाबदेही करनी है। खैरियत इसी में है कि फौरन मुझसे मिलो। उस बड़े मामले की नौयत, एक ऐसी इमारत में तुम्हारी उंगलियों के निशानात मिले हैं जिसका कुछ हिस्सा किसी किस्म के धमाके की वजह से उड़ गया है और वहां से 3 लाशें बरामद हुई हैं, जिनमें से 3 गैर मुल्की थे। एक जख्मी देसी था जो बयान देने से पहले ही चल बसा। जोसेफ या सुलेमान की उंगलियों के निशानात जरूर मिले होंगे। इमरान गुर्राया। नहीं, वो तो इसलिए पकड़े गए हैं कि तुम्हारा पता जानते हुए भी कानून की मदद नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वो नहीं जानते। अगर उन पर जरा बराबर भी तशद्दुद हुआ तो तुम्हारे महकमे को सर के बल खड़ा होना पड़ेगा। बकवास बंद करो फैयाज, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तौहीन हो, इसलिए बेहतर यही है कि उन दोनों को छोड़ दो। अगर तुमने मेरे मशवरे पर अमल ना किया तब महकुमा जाती किस्म की फटकार पड़ेगी तुम पर और तुम कम से कम 1 हफ्ते तक मुंह बसुरते फिरोगे। सिर्फ 1 घंटे की मोहलत देता हूँ। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते हो गया, लेकिन फैयाज के चेहरे पर नागवारी के आसार नहीं थे। उसके बरखिलाफ उसकी आंखें चमक रही थी। ऐसी ही चमक थी जैसे किसी मामले में कामयाबी का यकीन हो जाने के बाद आंखों में पैदा होती है। चंद लम्हात के बाद उसका एक मातहत कमरे में दाखिल हुआ। कुछ नहीं मालूम हो सका जनाब, उसने कहा। क्या बकते हो?
एक्सचेंज ने यही इत्तला दी है जनाब। आपके फोन का मीटर कॉल तो बता रहा था, लेकिन उसने उस नंबर की तरफ कतई रहनुमाई नहीं की जहां से कॉल हो रही थी। ये कैसे मुमकिन है? आप खुद बराह रास्त एक्सचेंज से मालूम कर लीजिए। फैयाज पैर पटक कर खड़ा हो गया। तुम जा सकते हो, उसने कहा और मातेहत चुपचाप बाहर निकल गया। बहरहाल फैयाज ने एक्सचेंज से बराह रास्त जो मालूमात हासिल की उनसे मुख्तलिफ नहीं थी जो कुछ देर पहले मातेहत ने बहम पहुंचाई थी। वो कुर्सी की पुश्तगाह से टिककर पेशानी का पसीना खुश्क करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसे दूसरी जहनी झटके से दो चार होना पड़ा। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में तलबी हुई थी। वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि उसे मखसूस मशावरत के कमरे में जाना है। एडी जनरल तन्हा नहीं था। फैयाज ने सर सुल्तान के पर्सनल सेक्रेटरी को बैठे देखा। एडी जनरल ने फैयाज से कहा कि वो इमरान की फिंगरप्रिंट्स वाला फाइल मां जदीद तरीन इत्तलात सर सुल्तान के पर्सनल सेक्रेटरी के हवाले कर दे। कान दबाकर यही करना पड़ा। घड़ी देखी तो इमरान के दिए वक्त के पूरे होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। उसने जल्दी जल्दी मुतल्लिका मातेहत के नाम जोसेफ और सुलेमान की रिहाई के लिए अहकाम जारी किए और बुझे हुए दिल के साथ अपने ऑफिस में आ बैठा। इमरान अब फिर दानिश मंजिल में दिखाई दे रहा था। ब्लैक जीरो भी राना पैलेस से यहीं वापस आ गया था। इमरान ने उससे कहा, तुम वाकई समझदार आदमी हो। जो कुछ तुमने किया है उसका ख्याल मुझे भी नहीं आया था। अब चलो, पुलिस के 2 केस तो निपट ही गए। अगर डायरी के बगैर उसकी लाश मिली होती तो पुलिस को फिर इधर उधर भटकना पड़ता। बस जनाब अचानक ही ख्याल पैदा हुआ था कि पुलिस की रहनुमाई के लिए भी कुछ न कुछ होना ही चाहिए। बड़े दाव पेच इस्तेमाल करने पड़े थे। इस कहानी के लिए डेविड रात बहुत बेचैन नजर आ रहा था। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो अपने तासुरात लिख डाले। इस तरह भी आसाबी इंतशार कम हो जाता है। बात उसकी समझ में आ गई और उसने खुद ब खुद ही सब कुछ लिख डाला जो मैं उससे लिखवाना चाहता था। जाहिर है कि कुदरती तौर पर अपनी डायरी इस्तेमाल करनी थी। किसी कदर नशे में भी था। बहरहाल सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर ब्लैक जीरो ही बोला, लेकिन आपने इससे पहले कभी ऐसे आदमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जिसे पूछगुछ के लिए रोक रखा गया हो। मैं उस पर मजबूर था, इसके अलावा और कोई चारा ही ना था। मैं नहीं समझा। दोस्तों की ढकी चुपी दुश्मनी का मुकाबला इसी तरह करते हैं। मैं नहीं समझा। फिलहाल इतना ही काफी है। बहरहाल मैं उन्हें चुन चुन कर खत्म करूंगा और उनके मकामी एजेंटों का खात्मा भी इसी तरह होगा। ओहो, मैं उन दोनों के बारे में तफसील पूछना तो भूल ही गया था। मैंने सिर्फ उस रोशनदान को खुला छोड़ दिया था जिससे एक आदमी आसानी गुजर सकता है, और रोशनदान के नीचे जाल लगा दिया। इंतजाम ये था कि जैसे ही कोई जाल में फंसे घंटे की आवाज मुझे आगाह कर दे। वो कुछ ऐसे बौखलाए हुए थे कि एक के बाद दूसरे ने भी कमरे में कूदने की ठान रखी थी। लिहाजा दोनों ही फंस गए और सिर्फ वही दोनों आए भी थे, कोई तीसरा मौजूद नहीं था। बहरहाल मैं उन्हें जाल से निकालकर उस कमरे में लाया जहां जियाफत का सामान पहले ही मौजूद था। मैंने उन्हें रिवॉल्वर दिखाकर इतनी पिलाई कि बदमस्त हो गए। फिर उन्हें गाड़ी में डालकर उस मकाम तक ले गया था जहां से गाड़ी को खड्ड में गिराना था। गाड़ी गिराई और फिर नीचे पहुंचा। वो दोनों उस वक्त मरे नहीं थे। फिर उनमें से एक की गर्दन तोड़नी पड़ी थी और एक की रीढ़ की हड्डी। और ये सब कुछ आपने तन्हा किया था। भीड़ भाड़ से खेल बिगड़ जाते हैं। खैर खत्म करो। कटआउट के बारे में क्या रिपोर्ट है? अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली। खैर, नरेश दरअसल बराह रास्त उसी को जवाबदेह था। नरेश को उसी ने वहां मेरी मौजूदगी की इत्तला दी थी और कहा था कि मजीद मशवरों के लिए रूपी मिल से मिले, लेकिन फिर खुद ही सफदर से जाकर बता भी दिया था कि आप खतरे में हैं। यही चक्कर तो समझ में नहीं आया। तो ये रूपी मिल भी उन लोगों का एजेंट है यकीनन। फिर अब उसके लिए क्या करेंगे आप? बस देखते जाओ। अभी तो सिर्फ वो सफेद फार्म रुखसत हुए हैं या मरे हैं जो हमारी नजरों में आ गए थे। वैसे पता नहीं अभी और कितने हो और कहां कहां हो। सफदर अपने मकान ही तक महदूद होकर रह गया था। गटआउट उस रात से ना तो खुद आई थी और ना फोन के जरिए राब्ता कायम किया था। वैसे सफदर को उसने पहले मना कर दिया था कि वो उसे अस्पताल के फोन पर कभी ना मुखातिब करे। आज सुबह सफदर ने सोचा था कि खुद ही एक्स2 से राब्ता कायम करके पूछेगा कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन ठीक उस वक्त जब वो पाए बाग की क्यारियों में पानी दे रहा था कि गटरोड की फैट फाटक से गुजरकर उसके करीबी वाली रविश पर आ रुकी। सफदर कैन रखकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। आज तो वो दूसरे ही रंग में नजर आई, लेकिन ये रंग फीका था। होठों पर ना तो लिपस्टिक थी और न गालों पर रोज, शायद पाउडर भी नहीं इस्तेमाल किया गया था। सफेद स्कर्ट और ब्लाउज में थी। बालों के संवारने में एहतमाम नजर न आया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सफदर ने करीब जाकर पूछा।
अंदर चलो, वो गाड़ी से उतरती हुई मुतमहिल आवाज में बोली। सफदर उसे मकान के अंदर ले आया। वो इस तरह सोफे पर गिर गई जैसे थकन से चूर हो। क्या बात है? सफदर ने पूछा। मैं बहुत परेशान हूँ सफदर, कोई ऐसा नहीं जिससे अपनी परेशानियों का तस्करा कर सकूं। तुम भी मिले हो तो ऐसे ही। ऐसे ही का क्या मतलब है? ओल जुलूल, जैसे तुम्हें किसी बात की परवाह ही ना हो। ये तुमने कैसे कह दिया? मैंने तुमसे कैसे कैसे काम लिए हैं, लेकिन तुम्हें उनकी वजह जानने की फिक्र ना हुई। तुम्हारी जगह कोई और होता तो खुद ही मुझसे मिलने की कोशिश करता। अरे ये क्या? सफदर लापरवाही से हंसा। क्या मैं नहीं जानता कि तुम जिंदगी की यकसानियत से उकताई हुई एक शरीर लड़की हो? वैसे मुझे अपने मेकअप पर अब तक हंसी आ रही है, और वो मंजर बड़ा दिलचस्प था जब मैंने उस शरीफ आदमी को आगाह किया था वो खतरे में है और उसकी मौजूदा कयामगाह का इल्म दुश्मनों को हो चुका है। वो बेचारा हैरत से मुंह फाड़े सुनता रहा था। फिर कब्ल इसके वो उस सिलसिले में कोई सवाल करता, मैं वहां से भाग निकला था। आवाजें ही देता रह गया था, बेचारा। सफदर ने खामोश होकर कहकहा लगाया, फिर सर हिलाकर बोला, मैं खूब समझता हूँ। क्या समझते हो? ना वो खतरे में था और न कोई उसका दुश्मन है। ये भी तुम्हारी एक शरारत थी। तुम ये सोच सोच कर लुत्फ लेती रही होगी कि वो इस वाकये की बिना पर शदीद तरीन उलझन में पड़ गया होगा। ओ, शायद आज फिर कोई नई शरारत सोचकर आई हो। चलो यही सही, मैं भी लुत्फ अंदोज होने लगा हूँ। वक्त अच्छा गुजरता है। वो होंठ बीचे एकटक उसे देखती रही। हाँ हाँ कहो, अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, उसे भूल जाओ। वो तवील सांस लेकर बोली। जाहिर है, सफदर सर हिलाकर बोला, हिमाकतें याद रखने की चीज तो होती नहीं। मैं समझी थी कि तुमसे सब कुछ कहकर जी हल्का कर लूंगी, लेकिन तुम गैर संजीदा हो। वो कुछ देर बाद भर्राई हुई आवाज में बोली, और तुम्हारी अदाकाराना सलाहियतों पर ईमान ले आया हूँ। खैर खत्म करो, मैं कॉफी पीऊंगी। मुसलसल 2 रातों से जाग रही हूँ। जैन पत्थर होकर रह गया। एक सिगरेट देना मुझे। सफदर ने सिगरेट का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। सुलगा दो, गटरूड बोली। सफदर ने सिगरेट सुलगाई और वो हाथ बढ़ाकर उसे लेती हुई बोली, अब इस जिंदगी से जी भर गया है। यही होता है जब शरारतों का स्टॉक खत्म हो जाए। तफरीहात में भी बुकली से काम लेना चाहिए, वरना एक दिन सोचना पड़ता है कि अब क्या किया जाए, और फिर जिंदगी खुश हड्डियों का ढांचा मालूम होने लगती है। क्या तुम इस लब शरारत को कुछ देर के लिए जहन से महू नहीं कर सकोगे? सफदर ऐसी ही नजरों से उसे देखता रहा जैसे इस जुमले के मफहूम तक जहन की रिसाई ना हो सकी हो। मैं एक मजलूम लड़की हूँ। मुझे इस काम पर मामूर किया गया था कि मैं उस आदमी का पता लगाऊं। मैंने तरीक़कार के लिए तजुर्बे के तौर पर तुम्हें आलकार बनाया। मैंने सोचा था कि तुम जैसे 3-4 नौजवानों को इसी तरह शौकिया सुराग रिसानी की राह पर डालकर उस आदमी को तलाश कराऊंगी, लेकिन इत्तेफाक से सिर्फ तुमसे ही काम चल गया, और वो भी बहुत थोड़े वक्त में। तो क्या वो हकीकत थी? हाँ सफदर, यकीन करो। तुम मजलूम क्यों हो और तुम्हें इस काम पर किसने मामूर किया? मैं तुम्हें सिर्फ अपनी मजलूमियत की दास्तान सुना सकती हूँ। ये मेरे फरिश्ते भी ना बता सकेंगे कि मैं किसके जुल्म की शिकार हूँ। क्यों ना बता सकूंगी? मैं नहीं जानती कि कोई फर्द वाहिद है या कोई तंजीम। सफदर कुछ न बोला। वो कहती रही, उस वक्त को याद करो जब तुम मुझे निर्वाणी बीच ले जा रहे थे और तुमने चाकू निकाला था। मैंने तुम्हारी आंखों में अपनी मौत देखी थी, और मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि काले पीले या सफेद जिस्मों में दौड़ने वाला खून एक ही रंग रखता है। जमीन पर बहे हुए खून को जिस्मों की रंगत के एतबार से अलग नहीं किया जा सकता। एक ऐसे जहनी झटके से दो चार हुई थी उस वक्त, जिसने मेरे जिस्म से वो खाल उतार दी जिन पर रंग और नस्ल की मोहरें लगी हुई थी। लेकिन फिर भी फैसला न कर पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। उसे देखकर आई और उसी जहनी इंतशार के आलम में उस आदमी को आगाह कर दिया जिसे तुम्हारे दिखाए हुए आदमी से निपटना था। लेकिन फिर वहशत इस कदर बढ़ी कि तुम्हारे पास दौड़ी आई कि तुम किसी तरह उसे आगाह कर दो, उसे बता दो कि वो खतरे में है, जिसे तुम्हारे दिखाए हुए आदमी से निपटना था। लेकिन फिर वहशत इस कदर बढ़ी कि तुम्हारे पास दौड़ी आई कि तुम किसी तरह उसे आगाह कर दो, उसे बता दो कि वो खतरे में है, वहां से भाग जाए। मैं नहीं जानती कि उसका क्या हशर हुआ, लेकिन उन दोनों आदमियों का हशर मेरी आंखों के सामने है जो उसके लिए गए थे। उनको क्या हुआ? क्या तुमने आज का अखबार नहीं देखा? वो तस्वीरें नहीं देखी? खड्ड में उल्टी हुई वैन और दो लाशों की तस्वीरें। एक की गर्दन टूट गई थी और एक की रीढ़ की हड्डी। ओहो हाँ, मैंने खबर पड़ी थी। पुलिस का ख्याल है कि उन दोनों ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। ड्राइव करने वाला उस मकाम पर गाड़ी को संभाल ना सका और वो खड्ड में जा पड़ी।
लेकिन वो मुहिम ऐसी नहीं थी कि वो दोनों इतने ज्यादा पीकर रवाना होते। उन्हें एक आदमी को जबरदस्ती काबू में करके वहां से उठाना था। लेकिन सुनो तो सही, उन मरने वालों में से एक तो बहुत बड़ा आदमी था। खुद पुलिस की रिपोर्ट में उसे एक चालाक स्मगलर और कानून शिकन लिखा गया है। ऐसे आदमियों का क्या ठीक। कुछ भी हो, वो जालिम अब ये जानना चाहते हैं कि यह हादसा क्यों कर पेश आया। अरे भाई, ऐसे पेश आया होगा जैसे पुलिस ने बताया है अखबार वालों को। लेकिन वो लोग इससे मुतमईन नहीं है। उनका ख्याल है कि यह हरकत उसी आदमी अली इमरान की है। उसने किसी तरह उन्हें काबू में करके खत्म कर दिया और पुलिस को गलत राह पर डालने के लिए गाड़ी खड्ड में गिरा दी गई। तो तुम्हारा ये मतलब है कि उसने उन्हें पकड़ने के बाद जबरदस्ती शराब पिलाई होगी। हो सकता है। अरे जाओ, सूरज से बिल्कुल चुगत और ढीला ढाला आदमी मालूम होता था। वो ऐसा ही है। मुझे खासतौर पर हिदायत मिली थी कि बहुत बच बच कर काम करूं। जो कुछ वो नजर आता है हकीकतन उसके बरअक्स है। तो फिर अब मैं क्या करूं? सफदर ने कहा और फिर उछल पड़ा। अब उसकी आंखों में खौफ जाग रहा था। चंद लम्हे गटरोट के चेहरे पर नजर जमाए रखने के बाद बुझी बुझी से हंसी के साथ बोला, नहीं, तुम मजाक कर रही हो। मैं संजीदा हूँ सफदर। यानी तुमने मुझे किसी ऐसे चक्कर में फांस दिया है जो काबिल दस्त अंदाजी पुलिस है। हाँ है तो, लेकिन तुम मुझसे बेफिक्र रहो, क्योंकि पुलिस उस हादसे को इस रोशनी में ले रही है जिसका खदशा तुम्हें लाहक है। फिर भी ये तुमने क्या किया गटरोट? मैं उस पर भी नादिम हूँ। लेकिन मैं उस वक्त कुछ और थी जब तुम पर डोरे डाले थे। अब कुछ और हूँ, होश में हूँ और ये सोच सकती हूँ कि काले या सांवले जिस्मों में बहने वाला खून हमारे खून से मुख्तलिफ नहीं होता। बस बस, खुदा के लिए अब मुझसे न मिलना। मैं इसलिए आई थी सफदर कि तुम मुझसे हमदर्दी का इजहार करोगे। अरे मेरे तो हवास गायब हो गए हैं। ये सब कुछ सुनकर जहन्नुम में गई हमदर्दी वमदर्दी। अगर तुमने मुझसे कितने ताल्लुक कर लिया तो फिर मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वो मुझे मार डालेंगे। क्यों? क्या मतलब? किसी भी जवान आदमी से इसकी तवक्को नहीं की जा सकती कि वो किसी जवान और हसीन लड़की से जो काबिल हुसूल हो अचानक कितने ताल्लुक कर सकेगा। अच्छा, तो फिर वो यही समझेंगे कि तुम हकीकत से आगाह हो गए और ये आगाही मेरे ही तवज्जुह से हुई होगी। कुछ भी हो, मुझे तो माफी रखो। तुम्हें इस वक्त मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा। अभी तो तुम कॉफी पीने को कह रही थी। हम कहीं बाहर पियेंगे। बख्शो, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाऊंगा। सफदर उठता हुआ बोला, तुम यहीं कॉफी पियोगी। उसने उसे ड्राइंग रूम में ही छोड़कर किचन का रुख किया। अभी केतली में पानी भी नहीं डाला था कि वो भी मौजूद थी। तुम आखिर मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पहले कॉफी फिर बातें। मैं भी ज़हनी थकन महसूस कर रहा हूँ। फिर कॉफी का दौर खामोशी से ही चला और उसके बाद वो सिगरेट सुलगाकर सोफों पर नीमदराज हो गए थे। सफदर ने महसूस किया कि गटरोट का इस्मेलाल पहले से भी कुछ ज्यादा बढ़ गया है। क्या तुम्हें नींद आ रही है? उसने उससे पूछा। सर चकरा रहा है। तुम बेडरूम में जा सकती हो। नहीं, मैं जागती रहना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि अगर आंख लग गई तो फिर दोबारा बेदार ना हो सकूंगी।